हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स केमिस्ट्री अध्ययन। आज मैं लेकर आया हूँ मोशन इन प्लेन का पार्ट 2 और उसमें है बच्चों प्रोजेक्टाइल मोशन। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है और इसमें मैं प्रोजेक्टाइल मोशन में जो ऑब्जेक्ट को मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ वो ग्राउंड लेवल से कर रहा हूँ, जिसका कि वर्टिकल प्लेन पर नेट डिस्प्लेसमेंट है बच्चों वो ज़ीरो है, क्योंकि वो पॉइंट से प्रोजेक्ट किया गया है, फिर बी पॉइंट पर आ रहा है, इसलिए वर्टिकल प्लेन पर इसका नेट जो डिस्प्लेसमेंट है वो ज़ीरो है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है बच्चों, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, इसमें क्या किया गया है कि ऑब्जेक्ट को ग्राउंड लेवल से प्रोजेक्ट किया गया है, जिसका नेट डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल प्लेन पर क्या है, ज़ीरो है, क्योंकि वो पॉइंट से प्रोजेक्ट किया गया, फिर बी पॉइंट पर जा रहा। मैं इसके पहले बता चुका हूँ इसको कि इसका नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो, ग्राउंड लेवल से इसको प्रोजेक्ट किया गया है। अब ये जो है इसमें कंबाइंड इफेक्ट है। इसमें एक तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मिल रहा है इसको, अलॉन्ग विथ इसमें वर्टिकल वेलोसिटी भी मिल रहा है एट ए टाइम। तो ये थीटा एंगल पर ऑब्जेक्ट को जो है हॉरिजॉन्टल प्लेन से इसको प्रोजेक्ट किया गया है विथ इनिशियल वेलोसिटी u। इसका जो है रेक्टिलिनियर जो है ऑर्थोगोनल जो है कंपोनेंट्स इसके क्या है बच्चों, ux है एंड uy है। ये दोनों का कंबाइंड इफेक्ट है, इसलिए प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, ये प्रोजेक्टाइल मोशन जो होता है रेक्टिलिनियर जो है ऑर्थोगोनल मोशन है, उसका ये कंबाइंड इफेक्ट होता है। तो ये तो क्लियर हो गया। इसके बारे में फर्स्ट एट ऑल जो है गैलीलियो ने स्टडी किया था। गैलीलियो ने यहाँ पर एक प्रिंसिपल दिया था, वो था क्या बच्चों, द प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंस। मीन्स ये जो है वर्टिकल जो वेलोसिटी है और जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है दोनों इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहे हैं। लेकिन कंबाइंड इफेक्ट तो है, लेकिन एक दूसरे पर ये डिपेंड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये मोशन जो है यूनिफॉर्म मोशन है। मीन्स इसमें एक्सेलरेशन जीरो है, लेकिन इसमें क्या है कि यूनिफॉर्म नहीं है, वेरिएबल है, अगेंस्ट ग्रेविटी है, क्योंकि ग्रेविटी यहाँ पर क्या है, डाउनवर्ड है। इसके अपोजिट डायरेक्शन में ये जा रहा है, बच्चों। तो अब देखिए 180 डिग्री का है, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट धीरे धीरे ये क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। डिस्प्लेसमेंट जो है उसका ऑलरेडी ऑब्जेक्ट जो है धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी और एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पर इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो है यूनिफॉर्म है, इसमें एक्सेलरेशन नहीं चेंज हो रहा है। तो अब दोनों इफेक्ट को हम लोग देखेंगे और इससे जो है एक पैराबोलिक पाथ जो फॉर्म कर रहा है, इसका इक्वेशन को ड्राइव करने की कोशिश करेंगे, इसका फ्लाइट टाइम निकालेंगे, इसका ऑप्टिमम हाइट कितना गेन करता है, कितना ये जो है मैक्सिमम हाइट को गेन करता है वो निकालेंगे। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है हॉरिजॉन्टल रेंज इसने कितना गेन किया है उस चीज़ को फाइंड आउट किया जाएगा। तो इसमें एक एक करके हम लोग स्टडी करेंगे। तो आइए बच्चों, पहले मैं इसमें फाइंड आउट करने जा रहा हूं इसका ट्रेजेक्टरी इक्वेशन, यानी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी मैं निकालने जा रहा हूं। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी को फाइंड आउट करने के लिए मैं कंसीडर कर लेता हूं कि एक बॉडी को, एक ऑब्जेक्ट को u वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल प्लेन से थीटा एंगल पर इसको प्रोजेक्ट किया गया है और इसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो कंपोनेंट्स है मैं पहले भी कह चुका हूँ ये दोनों हैं, और रेक्टिलिनियर जो है ऑर्थोगोनल ये इसके जो है कंपोनेंट्स हैं। अब इसके बाद जो है बच्चों मैं कंसीडर कर लेता हूँ कि t सेकेंड में, आफ्टर प्रोजेक्शन t सेकेंड में ये कहाँ पहुँच जा रहा है, p पॉइंट पर पहुँच जा रहा है, p पॉइंट पर। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, x, और उसके बाद जो है वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, y। ये डिस्प्लेसमेंट ही है, डिस्प्लेसमेंट x हो गया, ये y हो गया एट ए टाइम। तो इन हॉरिजॉन्टल प्लेन पर देखा जाए बच्चों, फॉर हॉरिजॉन्टल प्लेन के लिए लिया जाए तो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन क्या हो जाएगा,
एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो अलोंग द एक्स एक्सिस है, अलोंग द एक्स एक्सिस है, तो ए एक्स की कितना है वैल्यू बच्चों 0, क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर यू एक्स की वैल्यू कितना है आपका, यू एक्स की वैल्यू तो यू कॉस थीटा है, और आपका ये डिस्प्लेसमेंट कितना है बच्चों एस है, ये एक्स है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी, सो दैट टाइम टेकन कितना हो जाएगा एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, एक्स अपॉन यू कॉस थीटा। तो ये टाइम टेकन हो गया जो कि एक्स डिस्प्लेसमेंट के लिए होगा। इसी तरह से वर्टिकल प्लेन पर कितना हो जाएगा, फॉर वर्टिकल प्लेन, वर्टिकल प्लेन के लिए कितना हो जाएगा बच्चों, अगर वर्टिकल प्लेन में देखा जाए तो फिर उसी इक्वेशन को लिया जाएगा, इसी इक्वेशन को लिया जाएगा। तो वर्टिकल प्लेन पर तो ये कितना है, यहाँ से यहाँ तक का वर्टिकल प्लेन पर हाइट कितना है यानी डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो ये तो y है, y है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा अब यू वाई टी हो जाएगा प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर हो जाएगा। तो अब ये y पर जो है, y पर तो यू वाई की वैल्यू कितना है, यू साइन थीटा है, तो यू साइन थीटा हो जाएगा इंटू टी हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस हाफ, तो ए वाई की वैल्यू कितना है, तो ए वाई की वैल्यू तो ये तो अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहा है, और ये कितना एंगल है 180 डिग्री है, तो अल्टीमेटली ये निगेटिव हो जाएगा यानी माइनस जी हो जाएगा। तो माइनस जी हो जाएगा, इसका मतलब हो गया कि माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर हो जाएगा, जी टी स्क्वायर हो गया। तो ये जो है वो वर्टिकल प्लेन पर क्या हो गया बच्चों, डिस्प्लेसमेंट आ गया। अब इसमें टाइम की वैल्यू को पुटअप कर दिया जाए, ये टाइम है, ये टाइम, इसकी वैल्यू को इसमें पुटअप कर दिए तो क्या हो जाएगा y इक्वल टू यू साइन थीटा, टी की वैल्यू क्या हो जाएगा x अपॉन यू कॉस थीटा माइनस 1/2 जी तो रहेगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो u से तो u कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा टैन थीटा आ जाएगा। तो इस तरह से इक्वेशन क्या बन के आएगा बच्चों, y इक्वल टू एक्स टैन थीटा माइनस ये क्या हो जाएगा जी अपॉन 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, एक साथ ले लेता हूं मैं, और ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो गया। तो अब ये क्या हो जाएगा, इस तरह से इक्वेशन जो है आपका आ गया क्या चीज़, ट्रेजेक्ट्री के लिए, ट्रेजेक्ट्री मतलब कि कर्व पाथ के लिए आ गया ये, और इक्वेशन ये आ गया। अब ये किसके इक्विवेलेंट हो, पैराबोला का इक्वेशन के इक्विवेलेंट है, क्योंकि पैराबोला का इक्वेशन अगर लिखा जाए तो x माइनस बी एक्स स्क्वायर होता है, इसलिए इसका पाथ कैसा होगा, पैराबोलिक इन नेचर होगा, पैराबोलिक इन नेचर हो गया। तो ये हो गया इक्वेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है बच्चों। ये जो है रिलेशन को आप बिल्कुल परफेक्ट याद रखिएगा, और कैसे मैं डिड्यूस किया हूँ, इसको ड्राइव किया हूँ, इस चीज़ को भी बहुत ध्यान से देखिएगा। अब इसमें आते हैं इसका फ्लाइट टाइम के लिए, फ्लाइट टाइम कितना आएगा उसके लिए आते हैं। देखिए, तो देखिए बच्चों फ्लाइट टाइम के लिए क्या होगा, फ्लाइट टाइम के लिए ये है, फ्लाइट टाइम कहेंगे किसको, जितने देर तक वो प्रोजेक्शन आफ्टर प्रोजेक्शन के बाद एयर में रहा उसका वो फ्लाइट टाइम हो गया। मतलब यहाँ से मैं प्रोजेक्ट किया हूँ ओ से, और फिर उसके बाद जितना टाइम वो लिया बी तक जाने में, स्ट्राइक करने में, उतना जो एयर में जितना देर तक वो टाइम स्पेंड किया है उसका वो फ्लाइट टाइम है। कंसीडर मैं कर लेता हूँ कि दैट फ्लाइट टाइम इज टी, ये कैपिटल टी से मैं ले लेता हूँ कि वो फ्लाइट टाइम क्या है बच्चों, टी है, वो टाइम टेकन कितना है, टी है। लेकिन यहाँ से मैं प्रोजेक्ट किया हूँ, कंसीडर मैं करता हूँ कि ऑप्टिमम हाइट तक जाने में, ऑप्टिमम हाइट तक जाने में उसका टाइम टेकन कितना है बच्चों, टी है। तो किसके वजह से है, ये वर्टिकल वेलोसिटी की वजह से टी है, इसलिए वर्टिकल प्लेन में इसका जो है डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन क्या होगा फॉर हाइट h के लिए। तो h के लिए जब आ जाएगा बच्चों तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा, u साइन थीटा इंटू टी। मैं कंसिडर कर लिया हूँ कि आफ्टर प्रोजेक्शन O से A तक जाने में उसका जो टाइम टेकन है वो क्या है बच्चों, t है, और उसके बाद माइनस क्या हो जाएगा, हाफ जी टी स्क्वायर हो गया। तो ये तो हो गया।
ऑप्टिमम हाइट ए तक जाने का टाइम पीरियड, और वो उसका जो है डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया बच्चों, h हो गया। इफ मैं कंसिडर करता हूं कि इफ h इक्वल टू 0 मीन्स इसका नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, नेट डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 0 हो जाता है। इफ नेट डिस्प्लेसमेंट इज 0 आफ्टर प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन के बाद नेट डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। तो नेट डिस्प्लेसमेंट जब 0 हो गया तो बच्चों तो ये तो 0 हो जाएगा। अब u साइन थीटा तो रहेगा, u साइन थीटा से तो उसको तो प्रोजेक्ट किया गया था, लेकिन अब टाइम टेकन कितना है, वो t हो गया, क्योंकि वो फ्लाइट टाइम है यहाँ से यहाँ तक जाने का जो हो गया, वहीं पर जब जाएगा यहाँ से चला वहाँ पर पहुँचा तो नेट डिस्प्लेसमेंट उसका कितना हो गया बच्चों, 0 हो गया। तो अल्टीमेटली ये जो 0 हो जाएगा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये भी कैपिटल टी में कन्वर्ट हो गया, जी टी स्क्वायर हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, सिंप्लीफाई कर दिया हूँ तो क्या आएगा बच्चों, हाफ जी टी स्क्वायर इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी हो जाएगा। तो एक टी से ये टी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सो दैट टी की वैल्यू क्या हो जाएगा, 2u साइन थीटा बाई जी आ जाएगा। तो ये क्या आ गया बच्चों, फ्लाइट टाइम आ गया। फ्लाइट टाइम कहाँ से कहाँ तक के लिए आ गया, मैं जब O से प्रोजेक्ट किया था O से B के लिए, फ्रॉम O से B के लिए ये फ्लाइट टाइम आ गया। और वैसे भी देखा जाए बच्चों कि इसमें जो है अगर ये O से A तक गया तब टाइम टेकन फ्रॉम O टू A के लिए, तो O टू A के लिए जो टाइम टेकन है बच्चों ये क्या हो जाएगा, t/2 हो जाएगा, t/2 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली ऐसे कंडीशन में इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तब टाइम टेकन t हो गया, ये हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, u साइन थीटा बाई जी हो जाएगा। मतलब कि ये ऑप्टिमम हाइट को गेन करने में इसको कितना टाइम लगा, u साइन थीटा बाई जी, और वहाँ से वहाँ तक आने में भी कितना टाइम लगेगा, उतना ही टाइम लगेगा। तो जस्ट एक मोशन इन स्ट्रेट लाइन का मैं इसका एक ग्राफिक मैं प्लॉट करता था और उसमें मैं दिखलाता था कि देखिए ये अगर ऑब्जेक्ट है तो यहाँ से यहाँ तक गया, तो यहाँ मैं लिखता था u/g लिखता था, और जब ये ऑलरेडी ग्राउंड लेवल पर जाके स्ट्राइक करता था तो यहाँ पर क्या होता था, 2u/g होता था। ये टाइम टेकन ये होता था। मेरा इसमें मोशन इन स्ट्रेट लाइन का आप देख सकते हैं, उसमें वीडियो में ये आ सकता है। बस यहाँ पर क्या हुआ कि एंगल आपने सब्सटेंड कर लिया, इस वजह से यहाँ साइन थीटा सब्सटेंड कर रहा साइन थीटा, अदरवाइज इक्वेशन तो बिल्कुल वही है, उसी तरह का है। और इसका क्या है, 2 डायरेक्शन में मोशन है, इसलिए क्या हो जाएगा, पैराबोलिक है, और उसका क्या था, स्ट्रेट लाइन में था। तो आइए अब इसका जो है ऑप्टिमम हाइट के लिए डायरेक्शन में आते हैं। तो देखिए बच्चों, ये जो है ऑप्टिमम हाइट के लिए मैं यहाँ पर एक इक्वेशन लेना जा रहा हूँ, यानी मैक्सिमम हाइट कितना गेन किया। मैक्सिमम हाइट मीन्स h की वैल्यू कितना आया मैक्सिमम हाइट के लिए, फॉर मैक्सिमम हाइट कितना बच्चों, h के लिए। h के लिए मैं डेरिवेशन में आ रहा हूँ। तो ऑप्टिमम हाइट तभी गेन करेगा जब वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगा, फाइनली 0 हो जाएगा। इसलिए थर्ड इक्वेशन में आऊँगा मैं। थर्ड इक्वेशन क्या है, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as है, लेकिन अलोंग द y एक्सिस, अलोंग द y एक्सिस। तो अलोंग द y एक्सिस जो है बच्चों, vy की वैल्यू जो है वो क्या मैं कंसीडर करने जा रहा हूँ, 0 ऑप्टिमम हाइट के लिए। ऑप्टिमम हाइट के लिए मैं 0 कंसीडर करने जा रहा हूँ। तो ui की तो वैल्यू वही रहेगी, ui की वैल्यू तो यही रहेगी। आपका ui की वैल्यू कितना रहेगी, u साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, u साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। अगेंस्ट ग्रेविटी है तो माइनस, तो ay की वैल्यू तो माइनस जी होगी, नो डाउट। यहाँ पर 2g हो जाएगा। और ये हाइट कितना गेन किया है, ऑप्टिमम हाइट, यानी मीन्स डिस्प्लेसमेंट ऑप्टिमम कितना है, h है। इसको मैं सिंप्लीफाई करने जा रहा हूँ। तो 2gh इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा।
सो दैट h इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो ये आ जाएगा ऑप्टिमम हाइट आफ्टर प्रोजेक्शन। ऑब्जेक्ट को जो प्रोजेक्ट किया गया तो एट ए पॉइंट तक पहुंचा, तो उसकी ऑप्टिमम हाइट कितनी हो गई, इतनी आ गई। अब इसी तरह से हॉरिजॉन्टल रेंज अगर निकालना होगा तब हॉरिजॉन्टल रेंज कितना हो जाएगा बच्चों, हॉरिजॉन्टल रेंज यानी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, तो r जो ट्रेवल कर रहा है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से तो कर रहा है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की वजह से तो कर रहा है, और इसका टोटल टाइम टेकन कितना हो, ग्राउंड लेवल से टकराएगा तो फ्लाइट टाइम की इक्वल टू हो जाएगा। अल्टीमेटली यहाँ पर क्या हो जाएगा, u cos थीटा इंटू टी का क्या था 2u sin थीटा बाई g हो जाएगा। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर दें तो क्या हो जाएगा, तो u स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा बाई जी हो जाएगा। आर की वैल्यू आप जानते हैं 2 sin थीटा cos थीटा क्या होता है बच्चों, sin 2 थीटा, तो sin 2 थीटा हो जाएगा। तो अब ये क्या हो जाएगा, u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई जी हो जाएगा। तो अल्टीमेटली ये हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए ये इक्वेशन आपका निकल करके आ गया, हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए भी इक्वेशन आ गया, और ये जो है ऑप्टिमम हाइट के लिए भी इक्वेशन आ गया। अब इसमें देखा जाए कि हॉरिजॉन्टल रेंज का जो है, इसका जो है डिस्प्लेसमेंट y से क्या रिलेशन है, मीन्स जो ट्रेजेक्टरी इक्वेशन मैंने लिया था उसका जो है, उसमें मैं रेंज को रखना चाहता हूँ, रेंज को कैसे रखा जाएगा, या फिर कह सकता हूँ कि उस इक्वेशन के में y के और r के साथ क्या रिलेशन बनेगा। ट्रेजेक्टरी इक्वेशन क्या है पहले उसको देखा जाए, ट्रेजेक्टरी के लिए क्या इक्वेशन है इसको देखा जाए, तो ये क्या है, इसका y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस 1/2 g अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर है, ये इक्वेशन है। इसमें मैं x tan थीटा को कॉमन लेना चाहता हूँ, हालांकि यहाँ तो है नहीं लेकिन कॉमन लेना चाहता हूँ। तो कॉमन जब लिया जाएगा बच्चों तो क्या हो जाएगा, x tan थीटा तो बाहर आ गया, तो 1 माइनस क्या बचेगा बच्चों, ये बचेगा ऊपर में सिर्फ gx, ऊपर में बचेगा gx क्योंकि एक x तो आपका बाहर आ गया, और यहाँ पर क्या बचेगा 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ही रहेगा, लेकिन 1 क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा, क्योंकि tan थीटा को मैं बाहर ले आया हूँ तो tan थीटा से मैं यहाँ डिवाइड कर दूंगा, अगर अंदर ले जाऊंगा तो कैंसिल हो जाएगा, तो फिर वही हो जाएगा। tan थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, sin थीटा बाई कॉस थीटा, तो x tan थीटा हो गया, और 1 माइनस जी एक्स अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा, और ऊपर में क्या हो जाएगा कॉस थीटा, क्योंकि tan थीटा को मैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा में कन्वर्ट किया, तो ये कॉस थीटा जो है इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, अगर ये देखा जाए केयरफुल्ली तो x tan थीटा रहा, x tan थीटा, थीटा यहाँ छूट गया, वो x tan थीटा 1 माइनस है x tan थीटा। अब इसके बाद क्या है बच्चों, यहाँ पर देखा जाए ब्रैकेट में 1 माइनस, यहाँ पर जो है 2u स्क्वायर कॉस थीटा साइन थीटा, तो g को भी मैं नीचे ला रहा हूँ यानी x यहाँ रख देता हूँ, और यहाँ पर क्या हो जाएगा u स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन क्या हो जाए बच्चों g, ऊपर से मैं इसको नीचे ले आया यहाँ पर इस तरह से, ये देखिए ये इस तरह से मैं लेकर आया हूँ, इस तरह से केयरफुली देखिए, ये g आ गया इसके नीचे। अब ये क्या हो गया u स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा, अब ये देखिए u स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसके इक्वल टू है, हॉरिजॉन्टल रेंज का। देखिए रेंज का क्या इक्वेशन आया था, r इक्वल टू ये था u स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी था,
ये, और फिर लास्ट में इसको मैं लिख भी दिया था, क्या चीज़, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। बहरहाल ये जो है आपका रेंज की इक्वल टू हो गया। तो अल्टीमेटली ये क्या रिलेशन आ गया, y इक्वल टू एक्स टेन थीटा, उसके बाद बच्चों 1 माइनस एक्स बाई आर हो जाएगा, 1 माइनस एक्स बाई आर हो जाएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, एक ट्रेजेक्टरी इक्वेशन के इक्विवेलेंट हो जाएगा। ट्रेजेक्टरी इक्वेशन हो गया, तो ये भी ट्रेजेक्टरी इक्वेशन हो गया। अब यहाँ पर क्या है, बहुत हेल्प मिलता है इसको जो है न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में। न्यूमेरिकल जो है बड़े से बड़े न्यूमेरिकल बहुत ईजी वे में यहाँ पर हो जाएंगे। अगर हॉरिजॉन्टल रेंज है, x दिया हुआ है, तो अल्टीमेटली इसकी वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखा जाए बच्चों कि ये x है, तो डेफिनेटली ये जो है r माइनस एक्स हो जाएगा, r माइनस एक्स हो जाएगा। तो इजी वे में ऐसे में क्या होगा, अगर टावर का हाइट निकालना होगा, यहाँ हाइट निकालना होगा, तो उसमें ये ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में। एक ट्रेजेक्टरी इक्वेशन को आपने देखा कि एक तो एक ये था इक्वेशन, ट्रेजेक्टरी का एक इक्वेशन था, तो आपके पास कितने इक्वेशन आ गए, एक ये आ गया, एक ये आ गया। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का जो है दो इक्वेशन आपको मिल गए। अब इसमें देखा जाए इसमें कि ये जो P पॉइंट पर है, P पॉइंट पर ऑब्जेक्ट है, उस समय उसकी वेलोसिटी और उसका डायरेक्शन क्या होगा, उसकी वेलोसिटी और उसका डायरेक्शन क्या होगा। तो कहीं पर भी आफ्टर प्रोजेक्शन एनी इंस्टेंट में अगर निकालना चाहेंगे तो उसका डायरेक्शन और उस समय उसकी वेलोसिटी फाइंड आउट किया जा सकता है। तो आइए उसको मैं फाइंड आउट करने जाता हूँ। तो देखिए बच्चों, P पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी कितनी होगी ये फाइंड आउट मैं करने जा रहा हूँ P पॉइंट पर। तो P पॉइंट पर वेलोसिटी एट P पॉइंट पर बच्चों, एट पॉइंट P वेलोसिटी जो हो जाएगा v इक्वल टू वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। वी एक्स स्क्वायर क्योंकि ऑलरेडी ये हाइपोटेनस हो जाएगा, परपेंडिकुलर है, बेस है, तो ऑलरेडी ये आ जाएगा। तो वी एक्स की जो वैल्यू है बच्चों ये क्या है, u cos थीटा है, और वी वाई की वैल्यू मैं ले लूँगा तो क्या हो जाएगा, u sin थीटा माइनस जी टी आ जाएगा। क्यों बच्चों आ जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ से यहाँ तक मैं प्रोजेक्ट किया हूँ, तो इसको मैं कंसिडर कर लेता हूँ कि वो टाइम टेकन कितना है, t है, अगेंस्ट ग्रेविटी है, तो ये आ जाएगा। तो फाइनल वेलोसिटी वहाँ के लिए अलग होगा। तो इस तरह से मैं ये लेके चला हूँ। तो ऑलरेडी इन दोनों की वैल्यू को रख दूंगा तो क्या आ जाएगा, v की वैल्यू आ जाएगा आपका u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस u साइन थीटा माइनस जी टी का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब ये एनी इंस्टेंट जो है बच्चों, आप ये जो है वेलोसिटी को निकाल सकते हैं कहीं पर भी, चाहे यहाँ चाहे कहीं भी निकाल सकते हैं इसको यूज़ करके। और अब क्या है बच्चों कि एंगल कितना होगा, एंगल, तो एंगल एट पॉइंट P कितना होगा बच्चों, तो tan अल्फा से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, वी वाई अपॉन वी एक्स हो जाएगा। वी वाई की वैल्यू कितना है, क्योंकि परपेंडिकुलर बाई बेस हो जाएगा, तो कितना है जाएगा, वी वाई की वैल्यू कितना है, तो वी वाई की वैल्यू तो ये है u साइन थीटा माइनस जी टी, और यहाँ पर क्या है बच्चों, u कॉस थीटा है। तो इस तरह से इसमें अल्फा की जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स u साइन थीटा माइनस जी टी अपॉन u कॉस थीटा। तो u कॉस थीटा हो जाएगा, u कॉस थीटा। तो इस तरह से उसका डायरेक्शन का पता लग जाएगा, इसका डायरेक्शन क्या है। अब यहाँ पर बच्चों देखिए ये कि ये एंगल को देखा जाए, ये तो थीटा एंगल प्रोजेक्शन है, और ये एंगल जो है इसको मैं लेके चलूँगा तो 90 माइनस थीटा हो जाएगा। इसको इस तरह से समझते हैं, ये देखिए, इसके लिए मैं ये बताने जा रहा हूँ। ये देखिए इस तरह समझेंगे आप कि प्रोजेक्शन एंगल मैंने कंसिडर किया यहाँ से थीटा, प्रोजेक्शन एंगल मैंने कंसिडर किया थीटा, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। अब इसको मैं कंसिडर कर लेता हूँ कि ये थीटा 1 की इक्वल टू है और ये थीटा 2 का इक्वल टू है। इसका मतलब ये हो गया कि एक्स और वाई प्लेन के बीच का जो एंगल है थीटा 1 प्लस थीटा 2 की जो वैल्यू है वो
90 डिग्री है, 90 डिग्री है। अल्टीमेटली ऐसे कंडीशन में इसमें जो है दो एंगल पर, जैसे मैं एक ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करता हूँ हॉरिजॉन्टल प्लेन से θ1 पर, दूसरे को मैं प्रोजेक्ट करता हूँ इसी चीज़ को हॉरिजॉन्टल प्लेन से ही 90 माइनस θ पर, तो दोनों ऑब्जेक्ट के लिए हॉरिजॉन्टल जो रेंज आएगा बच्चों वो दोनों के लिए सेम होगा। तो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा कि θ1 θ2 की वैल्यू जो है 90 अगर है सेम ऐड करने के बाद, तो हॉरिजॉन्टल रेंज इक्वल टू हो जाएगा। मीन्स क्या हो जाएगा बच्चों, R1 इक्वल टू R2 हो जाएगा। ऐसे आप समझिए कि इफ मैं कंसीडर करता हूँ θ1 इक्वल टू 15 डिग्री, θ1 इक्वल टू 15 डिग्री, तो θ2 का जो वैल्यू हो जाएगा, θ2 का वैल्यू हो जाएगा तो 90 माइनस 15 डिग्री हो जाएगा, ये डिग्री है 90, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 75 डिग्री पर हो गया, 75 डिग्री पर हो गया। यानी आपका प्रोजेक्शन एंगल 75 डिग्री हो या 15 डिग्री हो, दोनों कंडीशन में हॉरिजॉन्टल प्लेन से अगर लिया जाए तो ये दोनों के लिए रेंज क्या हो जाएगा बच्चों, इक्वल हो जाएगा। रेंज क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब ऐसे कंडीशन में अगर मैं ये कंसीडर करता हूँ कि इफ़ θ1 इक्वल टू 30 डिग्री, तो θ2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री, ऑलरेडी ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री, 60 डिग्री। तो फिर इन दोनों का सम कितना हो रहा है 90। तो अल्टीमेटली ऐसे कंडीशन में प्रोजेक्शन एंगल सेम, मतलब कि इस तरह से दो डिफरेंट प्रोजेक्शन एंगल है, फिर भी क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल रेंज क्या हो जाएगा, सेम होगा। तो आप इसमें जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। वैसे भी आप इसमें देखिएगा कि एक ऑब्जेक्ट को जो है थीटा पर प्रोजेक्ट कर दीजिए, उसका हॉरिजॉन्टल रेंज एक निकाल लीजिए, और एक जो है आप निकाल लीजिए कि 90 माइनस θ पर उसको निकाल लीजिए, तो आप देखिएगा दोनों का हॉरिजॉन्टल रेंज क्या हो जाएगा, इक्वल आ जाएगा। देखिए अब इसमें एक चीज़ और देखें कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एवरीवेयर जो है वो कांस्टेंट है, लेकिन वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो रहा है, वो वेरी कर रहा है। और आफ्टर प्रोजेक्शन के बाद जब ग्राउंड से स्ट्राइक कर रहा है, जिस वेलोसिटी से उसको प्रोजेक्ट किया गया था उसी वेलोसिटी से वो क्या हो रहा है, जा करके स्ट्राइक भी कर रहा है। उसके कंपोनेंट्स भी बिल्कुल उसी तरह से आ रहे हैं, जैसे कि इसका ये कंपोनेंट अपर डायरेक्शन में था, ये क्या होगा, डाउनवर्ड हो रहा है। और ये हॉरिजॉन्टल जो रेंज था वो तो ऑलरेडी कांस्टेंट है ही। तो इस तरह से आपने देखा कि हॉरिजॉन्टल रेंज से ये हॉरिजॉन्टल प्लेन पर किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया गया, तो उसके लिए फ्लाइट टाइम क्या आ गया, उसका मैक्सिमम हाइट क्या आ गया, उसका ऑलरेडी जो है प्रोजेक्शन जब किया गया था एनी इंस्टेंट पर, उसका जो है वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं। इसके साथ साथ उसका जो है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या रहा है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का जो है आर के साथ हॉरिजॉन्टल रेंज के साथ क्या रिलेशन रहा। तो डेफिनेटली वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। अब अपकमिंग वीडियो में मैं इस पर बेस्ट सेलेक्टेड न्यूमेरिकल्स को लेकर आऊँगा। तब तक से आप लोग पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।